नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग राजनीति शास्त्र की सीरीज की कवर कर रहे हैं। इस सीरीज की आज ये है चौथी वीडियो है, जिसमें हम संविधान के आंतरिक भाग को कवर करेंगे, यानी कि संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के विषय में नोट्स के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। संविधान के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक शामिल हैं। इस वीडियो में हम संविधान के संघ, राज्य और क्षेत्र से संबंधित भाग, अनुसूची और अनुच्छेदों के विषय में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम भारत में देशी रियासतों का किस प्रकार विलय हुआ, ऑपरेशन पोलो क्या है, इन सभी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए देखते हैं संविधान के संघ और राज्य क्षेत्र पर आधारित जानकारी को। संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी दी गई है, यानी कि संविधान का जो भाग 1 है उसमें कितने राज्य हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस नाम से हैं, यह सभी जानकारी संविधान के भाग 1 में दी गई है। अब संविधान के भाग 1 में कुछ अनुच्छेद शामिल हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। इन चारों अनुच्छेदों के विषय में हम जानते हैं, जो कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र पर आधारित हैं। इसके अलावा प्रथम अनुसूची भी इसमें सम्मिलित है। संविधान की पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम एवं भौगोलिक क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। तो भारत में किस किस नाम से कौन से राज्य हैं, किसकी सीमा किस प्रकार है, यह सभी जानकारी आपको प्रथम अनुसूची में दी गई है। अगर हमें यह जानना हो कि भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो उसके लिए हमें संविधान की पहली अनुसूची देखनी होगी, जो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भाग 1 में जो पहला अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद पहले में संविधान के इस अनुच्छेद में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे देश के संविधान में 2 नाम ही वर्णित हैं, जिनमें से एक इंडिया है और दूसरा भारत। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा नाम, हमारे देश का कौन सा नाम संविधान में वर्णित है। तो याद रखिएगा, ये 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। इन दोनों का वर्णन संविधान में है। और संविधान के अनुच्छेद 1 में यही बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी अनेक राज्यों से मिलकर एक भारत होगा। अनेक राज्यों से मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण होगा। तो इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 1 में दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 2, तो भारत के में नए राज्यों को जोड़ा अथवा नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 2 कहता है। तो आपने देखा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संविधान में वर्णित इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, और अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई राज्य ही हो, कोई पड़ोसी देश भी हो सकता है। अगर वह स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता है तो वह शामिल हो सकता है। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि भारत किसी भी भूमि या भौगोलिक क्षेत्र को भारत में जोड़ सकता है। और अनुच्छेद 3 में यही सब दिया गया है कि किसी राज्य का निर्माण, उनकी सीमा तय करना और उनका नाम परिवर्तन या उनका किसी प्रकार से नाम रखना, यह सभी अधिकार संसद को प्राप्त है। तो आसान सी भाषा में समझें कि संसद को अनुच्छेद 3 में यह अधिकार दिया गया है कि वे नए राज्यों का निर्माण अथवा गठन किया जा सकता है, और संसद के द्वारा इनकी सीमा तय की जा सकती है, और इनका नाम परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह सभी अधिकार संसद को दिए गए हैं अनुच्छेद 3 में। तो एक बार दोबारा से दोहरा लीजिए कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में कहा गया है कि भारत के अंतर्गत और भी राज्यों को जोड़ा जा सकता है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों का गठन करे, उनकी सीमा तय कर सकता है और उनका नाम भी परिवर्तन कर सकता है। यह सभी अधिकार संसद को दिए गए हैं अनुच्छेद 3 में। और जो भी नए राज्यों का निर्माण अथवा गठन करना है या उनका नाम परिवर्तन करना है, तो इसकी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाती है।
राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही यह विधेयक सदन में पास होता है, अर्थात सदन में पेश किया जाता है। चलिए आगे अनुच्छेद 4 के विषय में भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि किसी भी राज्य के निर्माण एवं नाम परिवर्तन के लिए साधारण विधेयक ही काफ़ी है, विशेष विधेयक अथवा 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 4 में केवल इतना ही कहा गया है कि आप किसी भी साधारण विधेयक के साथ ही किसी भी राज्य का गठन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और उसका नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष विधेयक अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 50% बहुमत के साथ ही यह प्रक्रियाएं कर सकते हैं। चलिए एक बार चारों अनुच्छेद दोबारा से देख लेते हैं। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया और भारत कई राज्यों का एक संघ होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। दूसरे में कहा गया है इस भारत में और नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है। तीसरे में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वे राज्यों का निर्माण कर सकें, नए राज्यों का, और उनका नाम परिवर्तन एवं सीमा तय कर सकें। और चौथे अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके लिए केवल साधारण विधेयक ही काफ़ी है। तो ये चारों अनुच्छेद आपने संविधान के भाग 1 में जाने, जो भारत के संघ राज्य क्षेत्रों पर आधारित है। और अनुच्छेद 4 के लिए एक महत्वपूर्ण बात और भी है, या आप कह सकते हैं सभी अनुच्छेदों के अंतर्गत, अर्थात संविधान के भाग 1 में किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संविधान संशोधन इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि हम भारत में नए राज्यों को ना जोड़ें, ऐसा कोई संशोधन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। और संविधान संशोधन पर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, तो याद रखिएगा 368 के तहत किए जाते हैं संविधान संशोधन, जिसके विषय में हम आगे विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, यह भी जान लेते हैं। भारत राज्यों का संघ किस प्रकार बना, रियासतें किस प्रकार भारत में शामिल हुई, इन पर भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। 1947 स्वतंत्रता के पश्चात भारत के दायरे में आने वाली कुल 552 में से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गईं। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो 13 से 14 रियासतें पाकिस्तानी वाले क्षेत्र में थी, जो पाकिस्तान में शामिल हो गईं। और इसके अलावा जो 552 रियासतों का जो हिस्सा भारत के अंतर्गत था, वह भारत में शामिल हो गया। केवल 3 रियासतों को छोड़कर 549 रियासतें प्रारंभ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से शामिल हो गईं। देखिए, परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में देशी रियासतों का विलय करने अर्थात शामिल कराने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय पूरे देश में घूम घूम कर सभी देशी रियासतों को भारत में शामिल होने का आग्रह किया और अखंड भारत की रचना की। हालांकि इनका साथ बीपी मेनन और माउंटबेटन ने दिया था। माउंटबेटन उस समय के वायसराय थे। इनके विषय में पूर्ण जानकारी हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। पाकिस्तान में तो 13-14 रियासतें शामिल हुई और भारत में 552 में से 549 रियासतें शामिल हो गईं। और बची 3 रियासतें, उनके नाम थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। यह जो जूनागढ़ रियासत है, यह गुजरात क्षेत्र में हुआ करती थी। इन तीनों रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब आगे चलकर ये तीनों रियासतें भी भारत में शामिल हुईं, अर्थात भारत में विलय हुई। और किस प्रकार हुई, तो इनकी एक अच्छी कहानियाँ भी हैं, जिनके विषय में हम वीडियो में आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले नंबर आया जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर किस प्रकार हुआ, यह जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत में उस समय राजा हरि सिंह शासक थे, जो किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नहीं चाहते थे। स्वतंत्र राज्य के रूप में राज्य करना चाहते थे। आपको बता दें, राजा हरि सिंह जो थे लॉर्ड माउंटबेटन के काफ़ी करीबी मित्र थे, जिस वजह से माउंटबेटन ने भी इनको छूट दे दिया था कि भारत विभाजन के समय माउंटबेटन ने यह घोषणा की थी कि जो भी स्वतंत्र रूप से रियासत राज करना चाहती है, वे स्वतंत्र रूप से रह सकती है। यही कारण था कि जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र राज्य रियासत रखने का प्रयास किया राजा हरि सिंह ने। परंतु क्या होता है कि पाकिस्तान उस समय जम्मू कश्मीर पर नज़र गड़ाए हुए था और उसने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए वहां आक्रमण कर दिया।
और जम्मू कश्मीर का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तानी सैनिकों ने हथिया लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तब राजा हरी सिंह को लगा कि यार हमारा तो पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्ज़े में हो जाएगा, और इस वजह से राजा हरी सिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें पाकिस्तान से बचाइए। तब भारत को लगा कि अब यह मौका है कि हम जम्मू कश्मीर का विलय कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मदद के बदले भारत में विलय की मांग की, यानी कि उन्होंने भी शर्त रखी कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, परंतु आपको। तब मदद के बदले में राजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 के दिन भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और जैसे ही इन्होंने हस्ताक्षर किया तो भारत ने अपनी सेना पाकिस्तान के लिए भेज दी। भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से खदेड़ा, परंतु पाकिस्तान का कुछ हिस्से पर कब्जा हो गया था। अब सेना के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान ने कुछ हिस्से पर ऐसा कब्जा कर लिया कि जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है POK। तो अब आपको POK के विषय में भी जानकारी मिल गई होगी, किस प्रकार POK यानी कि यह हिस्सा भारत में होते हुए भी पाकिस्तान के अधिकार में है। इसी POK के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। लगभग 80% जम्मू को भारतीय सेना ने बचा लिया, और राजा हरी सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया। परंतु कुछ बातें और भी हैं जो भारत में होकर भी जम्मू कश्मीर कुछ हद तक भारत से बाहर रहा है, जैसे कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 370 शामिल किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए थे। जम्मू कश्मीर का झंडा लगा हुआ करता था। हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह सब अर्थात अनुच्छेद 370 ख़त्म कर दिया गया, और ये अनुच्छेद 370 नहीं, उसका कुछ हिस्सा ख़त्म कर दिया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले थे। चलिए आगे जूनागढ़ रियासत के विलय के विषय में भी जान लेते हैं। ये बची हुई जो 3 रियासतें हैं, इनके विलय के क्रम अनुसार इनको पढ़ाया जा रहा है। जब सबसे पहले जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, उसके बाद जूनागढ़ रियासत का, और बाद में हैदराबाद रियासत का विलय हुआ था। जूनागढ़ रियासत में उस समय एक मुस्लिम शासक था, जबकि जनता में अधिकतम संख्या हिंदुओं की थी, और इस आधार पर भारत ने एक तरीका निकाला कि ज़्यादातर जनता हिंदुओं की है, तो अगर हम जनता से जनमत कराएं तो शायद इस रियासत की जनता भारत में शामिल होने के लिए बहुमत दे दे। और फरवरी 1948 में भारत में विलय के लिए जूनागढ़ रियासत में जनमत कराया गया, जिसमें जनता ने भारत में विलय के लिए अधिक मत दिए, और इसी के साथ जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। तो ये प्रमुख बातें थी जूनागढ़ रियासत की कि भारत में किस प्रकार जूनागढ़ रियासत विलय हुई। तो याद रखिएगा, जनमत के द्वारा हुई थी। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में जूनागढ़ रियासत का विलय किस प्रकार हुआ था। तो याद रखिएगा, जनमत के द्वारा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अंतिम बची हुई रियासत हैदराबाद का किस प्रकार भारत में विलय हुआ, और इससे संबंधित ऑपरेशन पोलो क्या है। हैदराबाद रियासत में उस समय निजाम का शासन था। भारत में विलय को लेकर हैदराबाद रियासत में अराजकता फैल गई, जिसका फ़ायदा उठाकर हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया हैदराबाद रियासत में। और इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत ने आर्मी को सिविल पुलिस ड्रेस की वर्दी पहनाकर कार्रवाई के लिए भेजा, और अराजकता को दूर करते हुए हैदराबाद का भारत में विलय कर दिया। तो याद रखिएगा, परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो किस रियासत से संबंधित है। तो हैदराबाद रियासत से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही किया गया था। जम्मू कश्मीर का जो विलय है वह राजा हरी सिंह ने जब किया था, जब पाकिस्तान में उन पर हमला किया। जूनागढ़ जो गुजरात क्षेत्र में है, उसका जनमत द्वारा किया गया विलय। अंतिम हैदराबाद रियासत का ऑपरेशन पोलो चलाकर किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी जो भारत और संघ राज्य क्षेत्र पर आधारित थी। आगे की वीडियो में हम नए राज्यों के गठन और इससे संबंधित आयोग और समितियों के विषय में पढ़ेंगे। भारत से पाकिस्तान बांग्लादेश किस प्रकार अलग हुए, किस प्रकार रेखाएं खींची गईं, यह सभी जानकारी हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।